नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, अंसार अब्बासी साहब और मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब। और नाज़रीन, कल जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे इस हवाले से कि 18वीं तरमीम में जुडिशल कमीशन जो क्रिएट किया गया है जजेस की तैनाती के हवाले से, जो नॉमिनेशन अप्रूवल का जो प्रोसेस कायम किया गया है, इसमें एक आज़ाद जुडिशरी और पार्लियामेंट के दरमियान तसादम का खतरा है। और इस प्रोग्राम के बाद एहसन इकबाल साहब ने भी बड़े गुस्से का फ़ोन किया, अंसार अब्बासी साहब को भी बड़ी रिजर्वेशन थी उस पूरे आर्गूमेंट के साथ, शेख साहब को भी उस पर रिजर्वेशन है। इसी पॉइंट से शुरू करते हैं, आपके क्या खदशात थे? सर देखें, इसमें जो बेसिकली इन्होंने जो गलत काम हुआ है कि जो जुडिशरी की प्राइमेसी होनी चाहिए नॉमिनेशन में इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। 7 मेंबर होंगे कमीशन के जो कि जजेस भर्ती करेगा फॉर सुप्रीम कोर्ट, और 11 मेंबर होगा जो भर्ती करेगा फॉर हाई कोर्ट्स। इसमें इक्वल तकरीबन जो नॉमिनेट करेगा उस कमीशन को, जो पार्लियामेंट का कमीशन होगा। हाँ। इसमें जो बेसिक फ्लॉ है, जो सबसे बड़ा बेसिक फ्लॉ है, जिसको इनकी पार्टी भी जिसके बारे में बात करती रही कि उसमें लॉ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, 2 लॉ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें बार काउंसिल के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स होने चाहिए या प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसमें दोनों बार काउंसिल जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, दोनों उन्होंने बार काउंसिल के मेंबर्स डाले, फिर एक रिटायर्ड जज डाला, बाकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चीफ जस्टिस की सारी प्राइमेसी नॉमिनेशन प्रोसेस में जजेस की, उसको देखिए प्राइमेसी पूरी दुनिया में, अब बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर और लॉर्ड चांसलर करता था, वो उन्होंने 2005 में रिफॉर्म ला के उनको हटा दिया, एक साइड पे कर दिया, जुडिशरी कमीशन बना दिया, जजेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के वो लोग सब मिलके करते हैं। इंडिया में कोलिजियम है, वो करता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सियासतदानों की। यहाँ पे आपने यहाँ पे बैठा दिए 4 लोग, और फिर आगे वहां पे पार्लिमानी कमीशन के पास जाएगा, जो जिनके ऊपर अभी प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उन्होंने जो रीजंस लिख के कोई भी नाम रिजेक्ट करें तो आपको रीजंस देखने पड़ते हैं, और वो फिर रीजंस जस्टिसेबल होने चाहिए। इस केस में कोई ऐसी बात नहीं है। ये फर्ज करें 6 सियासतदान कह देंगे कि हमें ये नाम मंजूर नहीं, दैट्स इट। अच्छा, कल के प्रोग्राम में हमने हिंदुस्तान के आईनी माहिर जो थे के वेणुगोपाल को भी लिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि हिंदुस्तान में कोलिजियम सिस्टम है। आप उसमें बड़े नाराज। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के हमने सारे आइनों के मॉडल देखे और दोनों इंतहाएं मौजूद हैं। एक इंतहा यह है कि पार्लियामेंट जो है वो जजेस की तकर्री की मंजूरी देती है और करती है, दूसरी इंतहा यह है कि मुकम्मल तौर पर जुडिशरी करती है। ये जो सिस्टम है, मैं अंसार साहब से इख्तलाफ करूंगा कि इसमें प्राइमेसी अभी भी जुडिशरी के पास है। देखिए 7 मेंबर का कमीशन है, उसमें कोई सियासतदान नहीं है, चीफ जस्टिस उसके सरबराह हैं, उसमें उनके साथ 2 सीनियर जजेज हैं, और चौथा मेंबर जो है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जिसको चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट करना है। लिहाजा उन 7 मेंबरों में से 4 मेंबर अदलिया के हैं, लिहाजा मेजॉरिटी अदलिया की है, प्राइमेसी अदलिया की है। अब उसके बाद उसमें अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि आप कह सकते हैं हुकूमत के 2 हैं। एक प्रोफेशनल जो लॉयर्स की बॉडी है, ये कहते हैं वो हुकूमत के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट, वो तो मियां नवाज शरीफ ने 10 दफा कहा है। मेरी बात सुनिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने 10 दफा कहा है कि बार काउंसिल के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। आई डिड नॉट इंटरप्ट, मैंने तो इसीलिए इनकी पार्टी की बात की। मियां साहब ने कहा था 10 दफा। उसके इशू ये था कि उस वक्त 6 मेंबरों का कमीशन था, जिसमें यह खदशा था कि 3-3 बराबर हो सकते हैं। लिहाजा हमने कहा कि इसको टाई को आप ब्रेक कीजिए और प्राइमेसी जो है वो जुडिशरी को दीजिए। अच्छा, ये आपने खाली जुडिशरी के लिए क्यों रखा है? नहीं, ये सबके लिए अमेरिकन मॉडल है, ये सबके लिए है। ऑडिटर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसके लिए भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो कि सदर की डिस्क्रिशन होती थी, सदर से भी डिस्क्रिशन ले लिए। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए ये तरीका हमने कोई नया इजाद नहीं किया। 2006 में ये तरीकाकार मिसाक जमहूरियत में दिया गया था। इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के साबिक जजों ने, वोकला ने डिबेट की, और सब ने कोई इतना इस पर एतराज नहीं किया कि इसके साथ कोई तूफान आने लगा या अदलिया की आजादी पे हमला होने लगा, बल्कि इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखिए, अगर मुझे बताइए कि 7 मेंबर हैं, उसमें 4 जजेस हैं। अभी क्या तरीका है कि चीफ जस्टिस फाइल घुमाता है तो वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, एग्जीक्यूटिव उसमें स्टेक होल्डर नहीं है। क्या अदलिया के पास किसी की सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? क्या अदलिया के पास किसी का टैक्स रिकॉर्ड होता है? इसमें एग्जीक्यूटिव अभी भी अपनी इनपुट देती है। तो अगर वो एक जगह स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं जहां पे जुडिशरी की मेजॉरिटी है, तो वहां पे इत्तेफाक से क्यों नहीं नाम होता है? देखें, एग्जीक्यूटिव की जो इनपुट है वो सिर्फ अभी जो इस प्रेजेंट सिस्टम में है वो ग्राउंड चेक की हद तक है। कि फर्ज करें कि अंसार अब्बासी को नॉमिनेट किया, तो अंसार अब्बासी की स्टैंडिंग क्या है? मैं शेख साहब को भी लेना चाह रहा हूं, सिर्फ ग्राउंड चेक की हद तक है। प्रोफेशनली डिसाइड सिर्फ जजेस ने करना है।
ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کرنا اور دوسرا سپریم کورٹ کے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول کے پاس چیف جسٹس کے پاس صرف پاورز نہیں ہونی چاہیے, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں. لیکن یہ جو سسٹم انہوں نے کیا نا, ایک بندے کو آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں, ایک جج کو یہ اگر کسی بھی طریقے سے منور کر لیں یا ایون ریٹائرڈ جج کو, سارا گیم الٹ جائے گا. ذرا شیخ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو جوڈیشل طریقہ نیا بنایا ہے اپوائنٹمنٹ کا؟ آپ کو جھٹکی اور آسان ایک پولیٹیکل ورکر کی بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی قوم مجھ سے خفا نہ ہو. 17ویں ترمیم میں چیف جسٹس زیادہ پاورفل اور بااختیار تھا دین 18th امینڈمنٹ. اس میں باؤنڈ تھا کہ جو چیف جسٹس کا کنسرٹ ہے, جو اس کا کنسرن ہے, جو اس کی ایڈوائز ہے, پریزیڈنٹ باؤنڈ تھا اس کو اوبے کرنے کا. یہ ڈیفینیشن انہوں نے نکال دی ہے. یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اتنی تعویلوں میں جائیں, اتنے آپ اس کو پیچیدہ بنائیں کہ 17ویں ترمیم میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چیف جسٹس کی خواہش نہیں تھی اور وہ ججز نہیں لگ سکے, کیونکہ پریزیڈنٹ اس ڈیفینیشن میں 17 امینڈمنٹ میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو, انہوں نے اوبے کرنا ہے, ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے. سو اس ڈیفینیشن کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ اور ان کا مسئلہ جو ہے یہ اٹھے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو یہ مسئلہ اٹھے گا. شیخ صاحب میرے ساتھ رہے, یہ مسئلہ اٹھے گا سر. مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. ایک تو چیلنج امیڈیٹلی ہوگا اور پھر اٹ از این اٹیک, بالکل چیلنج ہوگا. اور یہ ایک وار ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر, جو کہ ہمارا بیسک فیچر ہے. دیکھیں میری جتنی فارمر بڑے بہت ہی ریسپیکٹیبل ججز سے, سعید الزمان صدیقی صاحب سے, فخر الدین جی ابراہیم, وجی الدین صاحب, جتنے ججز سے میری پرانے سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک سسٹم انہوں نے ایوالو کیا ہے. ٹی وی کے اوپر سب نے آگے اس کو سپورٹ میں کہہ رہا ہوں آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ اطہر من اللہ جو اسپوکس مین تھے, سپورٹ کیا, سپورٹ کرتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو. دیکھیں وہ یہ اٹیک ہے جوڈیشری کے اوپر. یہ کچھ لوگ ہیں جو عدلیہ کو لڑانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اس اتحاد کے ساتھ. سپریم کورٹ عدلیہ میں جھگڑا ہوتے ہوئے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کو ایک نیشنل کنسنسس سے نہیں لڑانا چاہیے. اس کے اندر جو خدشات ہے, وی وڈ بی دا لاسٹ پارٹی کہ جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کمپرومائز کرے گی. ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنی حکومت توڑوائی ہے, ہم نے عہد لیا تھا ان کو واپس لانے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات منوائی ہے جناب. 7واں ممبر ہمارے کہنے پر آیا, ہمارے کہنے پہ 7واں ممبر آیا, ہمارے کہنے پہ چیف جسٹس کو اس کا اختیار کیا. اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے یا تو آپ یہ کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بلیک باکس میں وقت جو ہے نا وہ یا اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. ہم نے آڈیٹر جنرل کو, چیف الیکشن کمشنر ہمارا بالکل ختم ہو گیا. احسن اقبال صاحب آپ کا, انصار عباسی وقت بالکل انصار عباسی آپ کا اور شیخ رشید صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 18ویں ترمیم پازیٹیو نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی کامیابی نہیں ہے. یقیناً یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے پازیٹیو مومنٹ ہے, لیکن یہ جو مسائل اس میں چند شقوں کے ہیں, 63 کا آرٹیکل کا, 63A کا اور آرٹیکل 17 کا, اگر یہ اس طرح سے امینڈ نہ ہوتے تو یہ تاثر نہ پیدا ہوتا کہ سیاسی جماعتوں کے جو مخصوص مفادات ہیں اور جو شخصی مفادات ہیں ان کو یہاں پہ پروٹیکٹ کیا گیا, جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. یہ بحث جاری رہے گی, دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.